मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चहर जी को भी बताया है, राजकुमार चहर जी को, कि आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। और मोदी जी ने ये आपदा को जो अवसर में बदलने का प्रण लिया है, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है सिर्फ कृषि के क्षेत्र में। आपने तय करना है मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए, और किसानों ने तय करना है कि उन्होंने विकास कैसे करना है। उनको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उनको स्टोरेज चाहिए, उनको वैल्यू एडिशन के लिए कोई फैक्ट्री चाहिए जिसमें वो अपना उत्पाद बढ़ा सके, उनको कोई अपने फल के लिए कोई और व्यवस्था के लिए, अपने उत्पाद के लिए उसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है उसकी बात करनी है, उनको मंडी तक लाने की व्यवस्था करनी है, उनको मंडी में कोई और इंप्रूवमेंट करना है, उसके लिए कोई सड़क बनाने की जरूरत है, गांव से लिंक रोड बनाने की जरूरत है। ये सारे काम 1 लाख करोड़ रुपए में होने वाले हैं। किसान को जागृत करके मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आए और यह मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए उन तक सुरक्षित पहुंचे, इसकी व्यवस्था आपको करनी है ताकि किसान की तस्वीर बदले। इसमें भी हमको अपना योगदान करना है। मित्रों, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो फार्मर्स बिल आया है, ये तीनों बिल क्रांतिकारी है और मोदी जी ने किसानों को आजाद किया है। आप बताइए, आप कोई भी चीज, ये कागज बनाते हैं, इसको बेचने का सारी दुनिया में अधिकार है कि नहीं है? ये माइक कोई कंपनी बनाती है तो इसको सारी दुनिया में बेचने का अधिकार है कि नहीं है? लेकिन हमारे यहां फार्मर ही एक ऐसा था कि वो अपना अनाज सिर्फ अपनी मंडी में बेच सकता है, और पंजाब और हरियाणा में तो मंडी में भी सिर्फ अपने ही आड़ती को बेच सकता है, किसी और दूसरे को नहीं दे सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तुम मंडी में बेचना चाहो बेचो, तुम अनाज किसी आड़ती को देना चाहो दो, तुम नहीं देना चाहते हो मत दो। तुम जिले से बाहर, पहले अनाज जिले से बाहर नहीं जा सकता था, पहले अनाज प्रदेश से बाहर नहीं जा सकता था। आज मोदी जी ने किसान को इतना सक्षम कर दिया है। मैं देख रहा हूं कैलाश जी बैठे हैं, कैलाश जी सारे बारे में विस्तृत रूप में आपको बताएंगे, हमारे राज्य मंत्री हैं कृषि के। आज किसान को मोदी जी ने इतना आजाद कर दिया है कि वो दुनिया के किसी भी मार्केट में अपना सामान बेच सकता है, और दुनिया के किसी भी मार्केट में किस रेट पर बेचा जा रहा है ये जानकारी हासिल कर सकता है। ये किसान को आजादी मिली है, ये हमको समझना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है। और सुनिए, मोदी जी ने इससे ज्यादा इंतजाम कर दिया। क्या इंतजाम किया है कि मेरी उपज का आज ये दाम है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम किसान को यह भी बता पाएंगे कि अगले हफ्ते इसका रेट गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। अगर गिरने वाला है तो जल्दी बेच दो, अगर बढ़ने वाला है तो रुक करके बेचो। इतनी आजादी देने का काम किया, इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। अभी कानून लेकर के आए हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो फार्मिंग जमीन पर उपजे हुए चीज की होगी, जमीन की कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। किसान को कितना सशक्तिकरण दिया है। अगर व्यापारी जो उससे माल खरीदता है उसके बाद किसान को नुकसान हो जाता है तो नुकसान व्यापारी भरेगा, और अगर फायदा होता है तो फायदा किसान को मिलेगा। इतना अंतर किया है। उसी तरीके से ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, जिसके तहत बंधन था, आप बेच नहीं सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, उसको भी सरलीकरण किया गया है। लेकिन मेरा निवेदन यह है, किसानों का देश है और राजस्थान में किसान बड़े शान से अपनी उपज के लिए काम करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि कृषि क्षेत्र में इस काम के बारे में भारतीय जनता पार्टी अपने किसानों को पूरी तरीके से अवगत कराए, बताए, ये उसके लिए जरूरी है। और इसी के साथ साथ ये वोकल फॉर लोकल, इसको भी हमको करने की जरूरत है। और वोकल फॉर लोकल में राजस्थान की ज्वेलरी है, मीनाकारी है, राजस्थान की पेंटिंग है, राजस्थान का वुड वर्क है, इसको हमको वर्ल्ड ब्रांडिंग करनी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देखिए, सिर्फ जिंदाबाद लगाना यही हमारा काम नहीं है, सिर्फ इलेक्शन लड़ना हमारा काम नहीं है। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज की तस्वीर बदलनी है और तकदीर बदलनी है। इसके लिए काम करना है। इसलिए हमको लीडर बनना है, और लीडर बनना है तो हमको ये वर्ल्ड ब्रांडिंग में भी अपना योगदान करना पड़ेगा। क्यों राजस्थान की ज्वेलरी पीछे रहे? क्यों उसको हमारे को उसका उचित दाम ना मिले? क्यों मीनाकारी हमारे वर्ल्ड ब्रांडिंग ना बने? और क्यों हमारे वर्ल्ड मार्केट में उसका वो ना बिके? और हमारे यहां से
वो औने पौने दांव में खरीदा जाता है और वहां वो हजारों में बेचा जाता है, लाखों में बेचा जाता है। हमको इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो बनाता है, जो मीनाकारी करता है, जो ज्वेलरी का काम करता है, उसको भी उचित दाम मिले और मार्केट में भी उचित दाम पर बिके, ताकि उसका भी फायदा हमको मिल सके। इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। राजस्थान की पेंटिंग इतनी मशहूर है, उसके बारे में भी। वुड वर्क आपका दुनिया में मशहूर है, लेकिन उसकी वर्ल्ड ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसको आपने काम अपने हाथ में लेना है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि शासन मजबूती से आने का क्या अर्थ बनता है। शासन मजबूती से आई थी। आपने 2019 में पूरी ताकत से मोदी जी को जिताया था। राजस्थान ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया और राजस्थान ने भी सफलता दिलाई है। इसी कारण से आज हम कह सकते हैं कि धारा 370 को धाराशाही करने में हम सफल हो गए। कितने सालों से हम चिल्लाते थे, नारे लगाते थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा, लेकिन नहीं कर पाते थे। आपने 303 एमपी जीता करके भेजे। मोदी जी की इच्छा शक्ति, अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 समाप्त कर दिया। अब एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान बन के रहा है। एक तरीके से देश एक माला में पिरोया गया है। इसको हमको समझना चाहिए। राम जन्मभूमि का विषय था। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको लटकाती थी, अटकाती थी, भटकाती थी। कपिल सिब्बल बोलते थे कि इसका फैसला मत करो सुप्रीम कोर्ट में, बजाते कांग्रेस के वकील के हैसियत से बोलते थे। लेकिन मोदी जी के शासन में डे टू डे अपील हुई, डे टू डे दैनंदिन सुनवाई हुई, ध्वनि मत से एक स्वर से फैसला हुआ और फैसला होने के बाद मोदी जी ने वहां शिलान्यास किया है। अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। करोड़ों की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। इस बात को समझिए, इस बात को जानिए। इन सब चीजों की हमको चर्चा करनी चाहिए। अगर हमारी विचार यात्रा चली, हमारे अपने दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका जन्म स्थान राजस्थान रहा, जिन्होंने प्रेरणा वहां से ली, उन्होंने हमको एक विचार दिया। वो विचार क्या था? एकात्म मानववाद का विचार था। उससे पहले क्या था? कम्युनिस्ट पेट और भूख की बात करते थे। लेकिन हमारे दीनदयाल जी ने कहा कि न ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैपिटलिस्ट उपयोगी है, न ही कम्युनिस्ट उपयोगी है। भारत को अपनी रीति नीति, अपनी मिट्टी से निकले हुए सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और वो बिना एकात्म मानववाद, जिसमें उन्होंने कहा कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा ये जब संतुष्ट होती है तभी सामूहिक रूप से समाज खुश होता है। इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और उसमें से सूत्र मंत्र से क्या निकला कि जो समाज में कमजोर है उसको मदद करनी चाहिए, उसको सशक्तिकरण देना चाहिए, उसको सशक्त बनाना चाहिए। और इसी बात को लेकर के आपके राजस्थान से ही अंत्योदय शुरू हुआ। आपके ही भैरव सिंह शेखावत जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तो अंत्योदय शुरू हुआ, और वहां से अंत्योदय को पकड़ते हुए हम सब लोग, भारत सरकार में अटल जी आए तो उन्होंने अंत्योदय में भी जोड़ाव किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। प्रदेशों की सरकारें बनी, उन्होंने भी अंत्योदय का काम किया। फिर मोदी जी ने इसको और एक नया रूप दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब सबका साथ यानी समाज के सभी वर्गों का एक साथ बढ़ना चाहिए, उनका विश्वास लेना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस काम को करने के लिए उन्होंने कहा जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, उसको सशक्तिकरण करो और मुख्य धारा में शामिल करो। फिर उसमें से हमारी स्कीमें निकली, जनधन योजना, मुद्रा योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, ये सारी स्कीम, स्वच्छता अभियान, जिसमें से इज्जत घर बनने की बातचीत हुई, लगभग 2.5 करोड़ इज्जत घर बनने की बात हुई, और 2.5 करोड़ इज्जत घर में 50-75 लाख तो आपके राजस्थान में बने हैं इज्जत घर। ये हमको ध्यान में लेना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम सौभाग्य योजना की बात करें तो 2 करोड़ 62 लाख लोगों के घरों में बिजली पहुंची, जिसमें से 41,000 आपके यहां लोगों को घरों में बिजली दी गई। उसी तरीके से आयुष्मान भारत में जहां हम लोगों ने 1.25 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर से उनको नया जीवन दिया, तो वहीं आपके राजस्थान में
9.66 लाख लोगों को इसका लाभ मिला और लगभग 154 करोड़ रुपए खर्च हुए। कौन थे ये लोग? रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, गरीब आदमी, गांव में काम, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, घर में काम करने वाला नौकर, उनको ये स्वास्थ्य के लिए 194 करोड़ रुपए खर्च हुए राजस्थान में पिछले 2 सालों में, और 9,66,000 लोगों को इसका लाभ मिला है। इसको भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से उजाला योजना में लगभग 1.7 करोड़ LED बल्ब्स बटे हैं राजस्थान के अंदर। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में 66.7 लाख लोगों को गैस के कनेक्शन मिले। तो और ये कौन थे? सब गरीब लोग थे जो कभी सोच नहीं सकते थे। गोईठा होता है हमारे यहाँ, या लकड़ी होती है जिसको वो जला करके चूल्हा जलाते थे, और हमारी बहनें 200 सिगरेट का धुआं दोपहर तक अपनी छाती पर, अपने फेफड़ों में ले लेती थी, लेकिन उनको गैस का कनेक्शन दिया गया। 66.77 लाख राजस्थान में दिया गया 8 करोड़ में से। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं ये सारी चीजें आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देखिए, पॉलिटिक्स वैक्यूम में नहीं होती है। हम सब लोग पॉलिटिकल आदमी हैं। ये सारे आंकड़े लोगों के सामने रखने चाहिए, एक बार नहीं बारंबार रखने चाहिए। लोगों का नैरेटिव तय करना चाहिए, लोगों का डिस्कोर्स तय करना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। मैंने कहा है कि बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हर 15 दिन पर नए कंटेंट डालने चाहिए। आज की मन की बात प्रधानमंत्री जी ने बोली है, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोला है, उन्होंने त्योहार पर बोला है, उन्होंने कोरोना पर बोला है। ये सारे विषय, इनमें से स्निपेट्स निकाल करके, उनके जो कहे हुए शब्द हैं उनको निकाल करके व्हाट्सएप ग्रुप में कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। नेशनल लेवल पे जो आप डालोगे वही कार्यकर्ता समझेगा और बोलेगा, और उसी के माध्यम से समाज में परिवर्तन आएगा। उसको हमको समझना चाहिए। आज आपने ये कार्यालय का कार्यक्रम किया है, इसका कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप में डालना चाहिए। उसी तरीके से राजसमंद का कार्यालय है, उसका कंटेंट डालना चाहिए। उसी तरीके से जो नए कार्यालयों का शिलान्यास है, उसका कंटेंट डालना चाहिए। जो मुसीबतें कांग्रेस के कारण स्थानीय स्तर पर आ रही हैं, उसके बारे में भी जनता की जागृति के लिए लोकल लेवल पे कंटेंट डालना चाहिए। ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप में डालेंगे तब चर्चा का विषय बनेगा। हमारा कार्यकर्ता एक बूथ पर कम से कम 200 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होने चाहिए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कार्यालय जो बना है वो इन सारे कामों को सुसज्जित तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखेगा, करेगा, और कार्यकर्ता का मानसिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, राजनीतिक कंटेंट उसमें अच्छा आए, इसके लिए प्रयासरत रहेगा, ताकि हमारा कार्यकर्ता समाज में खड़ा हो तो जनता बोले कि इससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा, इससे हमको कुछ जानने को मिलेगा। अगर ये 4 मिनट 5 मिनट बोलेंगे तो हमको कुछ जानने को मिलेगा। देश कहां जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, ये सारी चीजों को बताने का काम है। मित्रों, देखिए, हमारे पास, हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे मतलब मेरे कंधे नहीं, हम सबके कंधे, हमारी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी इसलिए है कि एक तो हम सरकार चला रहे हैं, देश को नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और दूसरा दुख की बात यह है कि भारत में जो विपक्ष है वह विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। वह मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगा है, और उसकी बुद्धि में यह भी नहीं समझ में आ रहा है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। धारा 370 हम हटाते हैं, सारे देश में खुशी की लहर आती है, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान तय बन जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक होता है, एकीकृत होता है। राहुल गांधी दलील देते हैं कि श्रीनगर के लोगों के साथ अन्याय हुआ, और उनकी दलील लेकर के इमरान खान यूएन में जाते हैं और राहुल गांधी की बात को कहते हैं। ये भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम बोलते हैं कि हम धारा 370 हटा देंगे। इनके नेहरू जी बोलते थे कि इट इज ए टेम्पररी प्रोविजन। ये फिर बाद में हिम्मत नहीं हुई हटाने की, तो कहने लगे ये घिस घिस के घिस जाएगा। अरे वो तो घिसा नहीं, उसको तो हम लोगों ने हटाया,
लेकिन कांग्रेस पार्टी घिस गई, इन बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके ध्यान में नहीं आया, यह को समझना चाहिए। उसको छोड़ दीजिए आप। हमारे शशि थरूर साहब लाहौर के मंच पर जाकर के भारत को निंदा करते हैं और पाकिस्तान की डफली बजाते हैं, तारीफ करते हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। ये क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए नभ में, जल में और थल में, तीनों में भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 6 साल में 4700 किलोमीटर की 4 लेन सड़क अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गलवान तक बना करके दे दी है। बॉर्डर पर हमारे लोग तुरंत पहुंच सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। बॉर्डर पर एयरपोर्ट्स ठीक से बने हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। पिछले महीने मनाली से लेह के बीच में 9 किलोमीटर का टनल बना करके 46 किलोमीटर कम किया गया और 4 घंटे मनाली से लेह पहुंचने में कम हो गया है, ताकि हमारा रसद वहां पहुंच सके। इसकी व्यवस्था मोदी जी ने की है। 14,000 मीटर से ज्यादा डबल लेन पुल बने हैं, ऑल वेदर पुल बने हैं। आप लोगों में से किसी को पहाड़ में जाने का मौका मिला होगा तो देखा होगा, कॉन्वॉय चलती थी। एक तरफ से एक तरफ से जब ट्रैफिक चलती थी तो दूसरे तरफ की ट्रैफिक को रोक दिया जाता था, तब निकलते थे, और वो लोहे के पुल होते थे। अब ऑल वेदर पुल बन गए हैं, डबल लेन 4 लेन के पुल बन गए हैं। स्पीड में हम सारी आर्मी को बॉर्डर पर पहुंचा सकते हैं। यह परिस्थिति मोदी जी ने पैदा की है मित्रों। और हमारे लोग इस तरह से, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, राष्ट्र के विरोध स्वर निकालते हैं मित्रों। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। इनको भी सुबुद्धि देनी है, इनको भी जानकारी देनी है, इनको भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इंगेज करना है, और साथ ही साथ मोदी जी के द्वारा देश में किए जा रहे कार्यक्रमों का नीचे तक पर्कुलेशन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, इसके भी प्रहरी हम हैं, हमको ये करना पड़ेगा। अब आप राजस्थान की बात कीजिए, वहां सरकार नाम की चीज ही नहीं है। भ्रष्टाचार, अनाचार, हर कुछ है वहां, और उसके बावजूद भी लोगों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। मित्रों, हमको आगे आकर के आने वाले समय में जब चुनाव होते हैं तो हमको राजस्थान में भी कमल खिलाना है और वहां भी सरकार बनानी है। इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। आज फिर से पुनः मैं विजयदशमी की आपको शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ नए कार्यालय जो बने हैं और जो नए कार्यालय बनने वाले हैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। जल्द से जल्द ये कार्यालय बने। मैं सतीश जी से निवेदन करूंगा कि इन कार्यालयों का कोई न कोई हमको डेट देनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से इन सारे कार्यालय बनने चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, एक समय में हम लोगों ने बहुत परिश्रम से कार्यालयों को खड़ा किया है। आज पार्टी के पास कोशिश है कि हम समयबद्ध तरीके से इन कार्यालयों को खड़ा करें, और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमको इसको ढील नहीं देनी है, ताकि जल्द से जल्द हमारा कार्यकर्ता इसका उपयोग भी करे और संगठन को सुदृढ़ीकरण करने में ये एक बड़ा आयाम पूरा हो सके, इसका हम लाभ उठा सकें। यही मुझे आपसे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। आपके आशीर्वचनों के बाद जिला कार्यालयों के उद्घाटन व शिलान्यास का ये कार्यक्रम अब समापन की ओर है। मैं भारत